स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों पप्पू यादव को लेकर के एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। खबरों के मुताबिक उनकी हत्या के लिए 7 करोड़ रुपए की सुपारी की बात कही गई थी। जहाँ इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर भी धमकी मिलने की सूचना है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। जहाँ सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जहाँ कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और फिर अन्य डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। जब पुलिस का कहना है कि धमकी देने वालों की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। जब पप्पू यादव पहले भी अपनी सुरक्षा को लेकर के बयान दे चुके हैं, अब ये मामला राज्य की कानून व्यवस्था और फिर नेताओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बनता जा रहा है। दोस्तों अब बिहार के अंचल कार्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि बिहार के सभी अंचल कार्यालयों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जहां सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फिर जमीन से जुड़े मामलों में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगेगी। यह लंबे समय से अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और फाइल दबाने की शिकायतें सामने आती रही है। विजय सिन्हा ने बेतिया राज की जमीन के मुद्दे पर भी बयान दिया है और कहा कि सरकार जमीन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहां उन्होंने साफ कहा है कि जमीन से जुड़े विवादों और फिर कब्जों की जांच सख्ती से की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। दोस्तों बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब किसानों को लोन, सब्सिडी और खाद की उपलब्धता से जुड़े सटीक जानकारी महज 15 मिनट में मिल सकेगी। जब सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ये सुविधा देने की तैयारी कर रही है, जिससे किसानों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जहाँ इस नई व्यवस्था के तहत किसान अपने मोबाइल या फिर नजदीकी केंद्र से जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे खेती की तैयारी समय पर हो सकेगी और फसल उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं पर सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य किसानों को समय पर सही सूचना देना और फिर बिचौलियों की भूमिका खत्म करना है। अगर ये योजना सफल रही तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवस्था को नई रफ्तार मिल सकती है। दोस्तों खेसारी लाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति में एंट्री और बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे एक कलाकार है और झूठ बोलना नहीं जानते हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि उनका फोकस फिलहाल अपने कला और फिर दर्शकों पर है। जहाँ उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि राजनीति में आने को लेकर के अभी कोई भी फैसला नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर उनके बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि हाल के दिनों में उनके भाजपा में शामिल होने की खबरें जोर पकड़ रही थी, लेकिन उनके ताज़ा बयान से साफ हो गया है कि फिलहाल वे राजनीति के मैदान से दूर बनाए हुए हैं। दोस्तों बिहार के डिग्री कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। जब सरकार ने करीब 7000 शिक्षकों और फिर 2000 गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति का फैसला लिया है, इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा। जब कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, जिसे अब दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस फैसले से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। जब सरकार का दावा है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में यह बड़ा कदम साबित होगा। दोस्तों बिहार में बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। जी हां, बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों को यानी कि बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और फिर बिना परेशानी के उपलब्ध कराना है। जब बताया जा रहा है कि पेंशन और फिर अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर के प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। जहाँ कई जगहों पर डिजिटल सिस्टम के जरिए भुगतान और फिर सत्यापन की व्यवस्था मजबूत की जा रही है, ताकि बुजुर्गों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। यह सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों बुजुर्गों को सीधा फायदा मिलेगा और उन्हें आर्थिक सहायता समय पर मिलेगी। वहीं पर 1 अप्रैल से लागू होने वाली इस व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार माना जा रहा है।
दोस्तों बिहार से एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आया है जिसमें 11,000 केवी की हाई वोल्टेज बिजली लाइन के बीच में ही एक घर बना दिया गया है। जहाँ इतना ही नहीं, लाइन के पास दीवार तक खड़ी कर दी गई है जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग हैरानी जता रहे हैं और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। जहाँ हाई टेंशन लाइन के इतने करीब निर्माण को बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद बिजली विभाग और फिर प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठ रही है। जब विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे निर्णय से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए जल्द कार्रवाई जरूरी है। दोस्तों बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू की ओर से नितिन नवीन को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन और फिर सरकार में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं को इस बार प्राथमिकता दी जा सकती है। सीटों के बंटवारे को लेकर के एनडीए घटक दलों के बीच भी बातचीत की जा रही है। वहीं पर राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। अंतिम सूची यानी कि लिस्ट जारी होने के बाद तस्वीरें पूरी तरह से साफ होगी कि किसे टिकट मिलता है। दोस्तों बिहार के गया के छात्र शुभम कुमार ने जेईई मेन 2026 में 100% हासिल करके बिहार का नाम रोशन कर दिया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और फिर जिले में खुशी का माहौल है, जहां वो टॉप किया है। शुभम ने बताया है कि नियमित पढ़ाई, मॉक टेस्ट और फिर समय प्रबंधन उनकी सफलता की कुंजी रही है। उन्होंने युवाओं को मेहनत और फिर धैर्य के साथ तैयारी करने की सलाह दी है। उनकी सफलता से बिहार के छात्रों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे परिणाम राज्य में शिक्षा के स्तर को लेकर के सकारात्मक संकेत देते हैं। दोस्तों बिहार में मौसम की सटीक जानकारी के लिए अब अत्याधुनिक रडार लगाए जाएंगे। जहां चंपारण और भागलपुर में नए वेदर रडार यानी कि मौसम जांचने के लिए, मौसम का पता लगाने के लिए कि क्या मौसम होने वाला है, उसको स्थापित करने की योजना है, जिससे बारिश, आंधी और फिर तूफान की पहले से ही बेहतर भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि आंधी, बारिश, तूफान से आने से पहले ही पता लगाया जा सकेगा कि आखिर क्या होने वाला है। इन रडारों के लगने से खास करके किसानों और फिर आपदा प्रबंधन विभाग को बड़ा फायदा मिलेगा। जब समय चेतावनी मिलने से फसलों की सुरक्षा और फिर जन धन की हानि को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम से बिहार में मौसम पूर्वानुमान और फिर अधिक सटीक होगा। आने वाले समय में अन्य जिलों में भी ऐसी तकनीक लगाने की योजना बनाई जा सकती है। दोस्तों बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क मजबूत करने का बड़ा प्लान बनाया है। करीब 14,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और 11,000 से ज्यादा टोलों की पहचान की गई है। इस योजना से गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर बाजार तक पहुंच आसान होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं पर सरकार का दावा है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से पलायन कम होगा और गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों बिहार विधानसभा में डिग्री को लेकर के बड़ा विवाद देखने को मिला है। मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्षी नेता सुनील सिंह को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनकी डिग्री नकली साबित हो जाए तो फिर वो इस्तीफा दे देंगे। सदन में इस मुद्दे पर जमकर के हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है। दोस्तों बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू हो, ये कहना है रामकृपाल यादव का। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सरकार एक बार फिर से सख्त नजर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के मंत्री विधायक रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से मजबूती से लागू है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया है कि पुलिस और प्रशासन नियमित छापेमारी कर रहे हैं और फिर अवैध शराब के कारोबार पर नजर रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति या फिर गिरोह इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाते हैं। वहीं पर सरकार का दावा है कि शराबबंदी से समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। हालांकि विपक्ष समय समय पर इस कानून की समीक्षा की मांग करता रहा है, लेकिन सरकार फिलहाल इसे सख्ती से लागू करने के पक्ष में है। दोस्तों बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। खबर यह है कि चिराग पासवान की मां को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। जी हां, दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी चिराग पासवान की मां को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। एनडीए ने 5 सीटों जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है, जिससे विपक्ष पर दबाव बढ़ गया है। यह बताया जा रहा है कि एनडीए के पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है, इसलिए उसके लिए समीकरण मजबूत है। इस रणनीति में से उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव की राजनीतिक चालों पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर एनडीए अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा तो फिर विपक्ष के लिए एक भी सीट जीतना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आने वाले दिनों में नामों की आधिकारिक घोषणा के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी।
दोस्तों, फर्जी डिग्री के आरोपों को लेकर की बिहार की राजनीति में गर्मा गई है। जी, अशोक चौधरी पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगा है। अशोक चौधरी पर लगे आरोपों के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि ऐसे मामलों में वे अकेले नहीं हैं। पहले भी कई जनप्रतिनिधि इस तरह के विवादों में घिर चुके हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पर समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। वहीं पर मामला अब दस्तावेजों और फिर कानूनी जाँच के दायरे में है। वहीं पर आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि आरोप कितने सही है और फिर किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है, जहां अब उम्र दराज लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जहां विशेष व्यवस्था के तहत अधिकारी घर पहुंचकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेंगे ताकि बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी ना हो। जहां इस नई सुविधा का फायदा खास तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो बीमारी, अशक्तता या फिर अधिक उम्र की वजह से निबंधन यानी कि रजिस्टर कार्यालय नहीं जा पाते थे। जहां आवेदन के बाद तय समय पर अधिकारी जरूरी दस्तावेजों की जांच करके प्रक्रिया पूरी करेंगे। जहां सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और फिर बुजुर्गों को सम्मान के साथ सेवा मिलेगी। जब वहीं पर आने वाले समय में इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की तैयारी भी की जा रही है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां सुनील सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्हें अरब पते तक बता दिया है और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता और दौलत के घमंड में मंत्री जनता के सवालों से बच रहे हैं। इस बयान के बाद सियासी तापमान बढ़ गया और फिर दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। वहीं पर मंत्री अशोक चौधरी की ओर से इन आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। मामला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है और फिर आने वाले दिनों में ये विवाद और तेज हो सकता है। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। विधानसभा में जानकारी दी गई है कि बिहार में करीब 1,34,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इन भर्तियों में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और फिर अन्य विभाग शामिल है। जब सरकार का कहना है कि खाली पदों को तेजी से भरने की दिशा में काम हो रहा है। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन पर नजर रखें। आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग में करीब 45,000 अटेंडेंट पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इससे बिहार के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि ये नियुक्तियां स्कूलों और फिर शैक्षणिक संस्थानों में की जाएगी। जब भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और फिर जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। वहीं पर सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों में व्यवस्था बेहतर होगी और पढ़ाई का माहौल मजबूत बनेगा। जहाँ उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे विभाग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि थोड़ी मात्रा में शराब पीने वालों पर सख्ती की जाती है, जबकि बड़े माफियाओं को खुली छूट मिल रही है। जब उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर अवैध शराब का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। जीतन राम मांझी ने सरकार से नीति की समीक्षा करने और फिर असली दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पर सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है। दोस्तों, भारत में रमजान का चांद दिख गया है। आज से रोजा शुरू है। जी हां, आज से रमजान शुरू है। भारत में रमजान का चांद नजर आ गया है और इसके साथ ही पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। आज गुरुवार को यानी कि आज पहला रोजा रखा जाएगा, रखा गया है कहा जाए तो। देश भर की मस्जिदों और फिर मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल है। रमजान को इबादत, सब्र और रहमत का महीना माना जाता है। इस दौरान रोजेदार सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं, नमाज अदा करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। मुस्लिम धर्म में ये महीना खास अहमियत रखता है क्योंकि माना जाता है कि इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। अब पूरे महीने इबादत और फिर परहेजगारी का सिलसिला चलेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा में हाल ही में IAS अधिकारी नीलेश देवड़े को लेकर की जोरदार बहस छिड़ गई है। जहां उन पर चार्टर्ड प्लेन से यात्रा करने को लेकर के सवाल उठाए गए हैं, जिस पर सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष ने इसे सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल से जोड़ा है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया है कि यात्रा नियमों के तहत हुई है और इससे कोई भी अनियमितता नहीं है। वहीं पर नीलेश देवड़े बिहार कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है और फिर विधानसभा में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है।
दोस्तों भोजपुरी अभिनेता और फिर गायक पवन सिंह की कोर्ट में पेशी हुई है, जिसका वीडियो सामने आया है। जहां सुनवाई के दौरान पवन सिंह जज और फिर वकीलों के सामने बार बार हाथ जोड़ते नजर आए। जब बताया जा रहा है कि मामला उनके निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जब पेशी के दौरान वे काफी गंभीर और फिर भावुक दिखाई दिए। जब वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। जब इस मामले में अगली सुनवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है। दोस्तों बिहार विधानसभा में आरक्षण की सीमा 65% से बढ़ाकर के 85% करने की मांग को लेकर के कांग्रेस, राजद और फिर वाम दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जब विपक्ष ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना जरूरी है, वहीं पर विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाते हुए इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब मांगा है और सदन में इस मांग को लेकर के तीखी बहस हुई और नारेबाजी भी हुई। जब सरकार की ओर से कहा गया है कि आरक्षण से जुड़े हुए मामलों में संवैधानिक प्रावधानों का पालन जरूरी है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और फिर आगे भी बहस जारी रहने की आसार है। दोस्तों बिहार बजट के बीच शराबबंदी पर बवाल मच गया है। जहां बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शराबबंदी को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। बहस के बीच बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी को शक है तो उसका ब्लड टेस्ट करा लिया जाए। जहां उन्होंने दावा किया है कि वे शराबबंदी कानून का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके बयान के बाद सदन में माहौल और गर्मा गया है। जब विपक्ष ने सरकार पर शराबबंदी के सही तरीके से लागू न होने का आरोप लगाया है, जबकि सत्ता पक्ष ने कानून को सख्ती से लागू करने की बात दोहराई है। इस मुद्दे पर सदन से लेकर के सड़क तक सियासत तेज होती दिख रही है। दोस्तों राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर के बिहार की सियासत गर्मा गई है। चर्चा है कि अभिनेता और नेता पवन सिंह को पार्टी वफादारी का इनाम दे सकता है। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। दूसरी ओर बीजेपी नेता नितिन नवीन के नाम को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन खबर है कि वे इस रेस से बाहर हो गए हैं। इसके पीछे पार्टी की रणनीति और फिर समीकरण बताए जा रहे हैं। वहीं पर राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। अब सबकी नजर पार्टी की आधिकारिक सूची यानी कि लिस्ट पर टिकी है, जिससे साफ होगा कि किसे राज्यसभा भेजा जाएगा। दोस्तों बिहार चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी अब नई सोच और फिर नए एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने युवाओं, रोजगार और फिर सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर के संगठन को मजबूत करने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने माना है कि जनता का संदेश समझना जरूरी है और उसी के अनुसार पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बदलाव आने वाले चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। अब देखना होगा कि नई रणनीति से आरजेडी को कितना फायदा मिलता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन पर करोड़ों रुपए की नोटों की बारिश होती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि करीब 8 करोड़ 50 लाख रुपए उड़ा दिए गए हैं दुल्हन पर। जी हां, शादी की भव्यता और फिर नोटों की बरसात देख करके लोग हैरान हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो के वायरल होते ही लोग इसे शाही शादी बता रहे हैं। वहीं पर कई लोग फिजूल खर्ची पर सवाल भी उठा रहे हैं। दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर खजूर खाकर ही लोग रोजा क्यों खोलते हैं रमजान के महीने में। तो आपको बता दूं कि रमजान के महीने में रोजेदार पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद सूर्यास्त पर रोजा खोलते हैं। जब परंपरा के अनुसार रोजा खजूर और फिर पानी से खोलना सुन्नत माना जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से ही इफ्तार किया करते थे, इसीलिए इसे विशेष महत्व दिया जाता है। जहाँ खजूर ऊर्जा से भरपूर होता है, इसमें प्राकृतिक शुगर, फाइबर और फिर मिनरल्स होते हैं, जो लंबे समय तक भूखे रहने के बाद शरीर को तुरंत ताकत देते हैं। या डॉक्टर भी मानते हैं कि खजूर से ब्लड शुगर संतुलित तरीके से बढ़ता है और कमजोरी कम होती है। इसी धार्मिक और फिर स्वास्थ्य कारणों की वजह से दुनिया भर में मुसलमान इफ्तार की शुरुआत खजूर से करना पसंद करते हैं। यह परंपरा आस्था और फिर सेहत दोनों से जुड़ी हुई मानी जाती है। दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में पहले और भारत में एक दिन बाद क्यों रमजान शुरू होता है। तो आपको बता दूं कि अक्सर देखा जाता है कि सऊदी अरब में रमजान एक दिन पहले शुरू हो जाता है, जबकि भारत में एक दिन बाद। इसका कारण चांद देखने की परंपरा है। यह इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है और फिर नया महीना चांद देखने के बाद ही शुरू माना जाता है। सऊदी अरब में चांद पहले दिखाई दे सकता है क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। वहीं पर भारत में चांद दिखाई देने की संभावना समय और फिर स्थान के अनुसार
अनुसार बदलती है, इसीलिए कई बार तारीख में एक दिन का अंतर हो जाता है। वह फिर भारत में अलग अलग शहरों की रुयत ए हिलाल कमेटी चांद देखने की पुष्टि करती है, वह पर तब जाकर के रमज़ान की आधिकारिक घोषणा होती है। यही वजह है कि हर साल सऊदी और भारत में रमज़ान की शुरुआत की तारीख अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब जमीन खरीद बिक्री से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर विस्तृत से जानकारी देना अनिवार्य होगा। या इससे फर्जीवाड़ा, गलत दस्तावेज और फिर विवादित जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगने की में मदद मिलेगी। यह नई व्यवस्था के तहत खरीदार और फिर विक्रेता दोनों को जमीन से जुड़े हुए कई जरूरी जानकारियां अपलोड करनी होगी। या इसमें खाता, खेसरा नंबर, रकबा, मालिकाना हक, जमीन का प्रकार और फिर अन्य कानूनी विवरण शामिल होंगे। अधिकारियों का कहना है कि बिना पूरी जानकारी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। जब सरकार का मानना है कि इस डिजिटल सिस्टम से आम लोगों को भी फायदा होगा, घर बैठे जमीन की सही स्थिति की जांच हो सकेगी और फिर दलालों की भूमिका कम होगी। इससे जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित और फिर भरोसेमंद बनेगी। दोस्तों, अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आपसे एक सवाल है। सवाल यही कि आप 1 किलोमीटर कितना समय में तय करेंगे अपनी गाड़ी से, चाहे 4 व्हीलर हो या फिर बाइक हो। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि 1 किलोमीटर सफर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 मिनट में, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा अपनी गाड़ी से। या फिर 1 मिनट में, 2 मिनट में भी आप तय कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि किशनगंज अगर आप आजकल आते हैं, शहर में आते हैं, तो बहुत ही संभल करके आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 किलोमीटर सफर करीब 1 घंटा में तय करना पड़ सकता है। जहाँ 1 से 2 किलोमीटर सफर आप 1 घंटा में तय करेंगे। तो ऐसे में अगर आपका इमरजेंसी है तो उसी हिसाब से आप किशनगंज आइए, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। जब किशनगंज में मैट्रिक परीक्षा चल रहा है और इसी दौरान यहाँ पर इस कदर भीषण जाम लग रही है कि आपको 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर सफर तय करने में 1 घंटा समय लग सकता है। जब किशनगंज के चूड़ीपट्टी इलाके में बुधवार दोपहर बड़ा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुआ ये जाम लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक जारी रहा। हालात ऐसे थे कि करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को 1 घंटे तक का समय लग गया। बाजार जाने वाले, ऑफिस से लौट कर रहे कर्मचारी, छात्र और फिर आम नागरिक सभी इस जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार चूड़ीपट्टी पुल और फिर उसके आसपास के इलाके में अवैध पार्किंग बड़ी समस्या बन चुकी है। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहन, ई रिक्शा और फिर छोटे 4 पहिया वाहनों का मनमाना ठहराव जाम की मुख्य वजह बना है। परीक्षा समाप्त होने के बाद एक साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और फिर अभिभावकों के निकलने से भी सड़कों पर दबाव बढ़ गया। ये इलाका सौदागर पट्टी, गांधी चौक और फिर अन्य प्रमुख बाजारों को जोड़ता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव हमेशा ज्यादा रहता है। जहाँ जाम के दौरान एम्बुलेंस और फिर अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई वाहन सायरन बजाते रहे, लेकिन रास्ते साफ होने में लंबा समय लग गया। वहीं पर स्थानीय लोगों ने बताया है कि चूड़ीपट्टी से आगे बढ़ना रोज की परेशानी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि शहर में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके मुताबिक ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत नहीं की गई है। जो लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि चूड़ीपट्टी जैसे संवेदनशील इलाके में ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाए, या सख्ती से नो पार्किंग जोन लागू किया जाए और फिर नियमित ट्रैफिक पुलिस की तैनाती हो। साथ ही ई रिक्शा और फिर छोटे वाहनों के लिए निर्धारित स्टैंड तय करने की भी मांग की जा रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज के दौरे पर आ रहे हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज के दौरे पर आएंगे, इस दौरान तैयारियां तेजी से की जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किशनगंज दौरे से पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। खास तौर पर शहर की जीवन रेखा माने जाने वाली रमजान नदी के बांध और फिर सौंदर्यीकरण कार्य पर फोकस बढ़ गया है। करीब 9 करोड़ 87 लाख रुपए की इस परियोजना को तय समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंच करके काम की समीक्षा कर रहे हैं। जब हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्च महीने में संभावित दौरे को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल राज ने खगरा क्षेत्र में चल रहे रमजान नदी के बांध निर्माण और फिर सौंदर्यीकरण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। डीएम ने मौके पर पहुंच करके गाद उड़ाही, सर्विस रोड निर्माण और अन्य संरचनात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। करीब 9 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से चल रही ये परियोजना डेक्सरा पुल से
मझिया पुल तक लगभग 9.5 किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना और फिर नदी का सौंदर्यीकरण करना है। वहीं पर खगरा देवघाट में छत घाट निर्माण और फिर अन्य सुविधाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं पर निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विशाल राज ने संबंधित अधिकारियों से कार्य की गुणवत्ता और फिर समय सीमा के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे से पहले सभी कार्यों को तेज गति और फिर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। जब प्रशासन की कोशिश है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान परियोजनाओं की सकारात्मक तस्वीरें सामने आए। वहीं पर रमजान नदी को किशनगंज शहर की जीवन रेखा माना जाता है। ये नदी शहर के बीचों बीच बहती है और वर्षों से स्थानीय लोगों के जीवन से जुड़ी रही है। वहीं पर हालांकि पिछले कुछ वर्षों में नदी में भारी मात्रा में गाद जमने और प्रदूषण बढ़ने के कारण इसका स्वरूप बिगड़ गया था। जब बरसात के मौसम में जल निकासी की समस्या और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता था। बिहार सरकार की इस पहल के तहत अब नदी के पुनरुद्धार की दिशा में काम तेज किया जा रहा है। वहीं पर स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा होने से न केवल बाढ़ की समस्या में कमी आएगी बल्कि आवागमन, पर्यावरण और फिर शहर की सुंदरता में भी सुधार होगा। दोस्तों, कटिहार के सांसद तारिक अनवर का जमकर के विरोध हुआ है। कटिहार सांसद तारिक अनवर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। जब उनको घेर करके उनका जमकर के विरोध हुआ, यानी कि सांसद जी को घेरा, उसके बाद विरोध हुआ, फिर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जी हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। दरअसल बात है कि कटिहार के कुर्सेला बाजार में 15 फरवरी की रात हुए भीषण अग्निकांड के बाद पीड़ित व्यवसायियों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। जब घटना के 3 दिन बाद जब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे तो आक्रोशित लोगों ने उन्हें घेर लिया और जम करके नारेबाजी की। इस दौरान तारिक अनवर मुर्दाबाद के भी नारे लगाए, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं पर अग्निकांड में सैकड़ों दुकानों के जल करके राख हो जाने से व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि घटना के 2 दिन बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस राहत नहीं मिली है। कई लोगों ने बताया है कि वे प्राइवेट बैंक से लोन लेकर के दुकान चला रहे थे। अब जब सब कुछ जल गया है तो फिर कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। खाने पीने तक की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जब सांसद तारिक अनवर पीड़ितों से बातचीत करके हालात समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। जब बाद में बराड़ी विधायक विजय सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी और फिर डीएसपी सहित कई अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्रशासन ने एक दुकान और परिवार से मिलकर के नुकसान का आकलन शुरू किया। वहीं पर विधायक विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर के पीड़ितों को जल्द से जल्द सरकारी सहायता दिलाने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि आग की घटना संदिग्ध लग रही है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है, इसलिए साजिश की भी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, किशनगंज में एक रिश्वतखोर पकड़े गए हैं। रिश्वतखोर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि किशनगंज के किसी भी अगर आप कार्यालय जाते हैं, चाहे प्रखंड स्तर पर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हो, वहां जाकर के कोई भी काम करते हैं सरकारी काम, तो आपसे रिश्वत मांगा जाता है। या रिश्वत यानी कि एक तौर पर कहा जाए तो इसको लीगल कर दिया गया है यहाँ के अधिकारी पदाधिकारियों द्वारा। अब लगातार ऐसे रिश्वतखोर गिरफ्तार हो रहे हैं। आज एक बार फिर से एक रिश्वतखोर को गिरफ्तार किया गया, वो भी रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए खनन विभाग के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। निगरानी किए गए कर्मचारियों में प्रधान लिपिक अशोक चौधरी और फिर चपरासी सरोज कुमार शामिल है। यह कार्रवाई मंगलवार सुबह उस समय की गई जब दोनों कर्मचारी कार्यालय में मौजूद थे। जानकारी के अनुसार निगरानी विभाग की 15 सदस्यीय टीम सुबह ही किशनगंज पहुंची थी। यह टीम ने पूरी गोपनीयता के साथ अपनी रणनीति तैयार की और फिर खनन कार्यालय के खुलने का इंतजार किया। जैसे ही कार्यालय खुला तो टीम ने पहले से बिछाए गए जाल के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित हबीब से रिश्वत की रकम अलग अलग स्थानों पर देने की बात तय हुई थी। इसी सूचना के आधार पर निगरानी विभाग ने ट्रैप प्लान किया। जब रकम लेते ही दोनों कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि गिरफ्तारी से 2 घंटे पहले तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। खनन कार्यालय के आसपास आम दिनों में काफी भीड़ रहती है, लेकिन शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर बाहर आई, पूरे इलाके में हलचल मच गई। यह चाय दुकानों, होटलों और फिर चौक चौराहों पर लोग इसी चर्चा में जुट गए कि आखिर किस मामले में और फिर कितनी रकम की मांग की जा रही थी।
दोस्तों AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने प्रवासी मजदूरों की मौत का मामला सदन में उठाया है। जहां अख्तरुल ईमान ने प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर शरीर को उनके घर तक पहुंचाने की स्पष्ट और ठोस सरकारी नीति बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि बिहार के करीब 70% परिवार किसी न किसी रूप में प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है। जहां लाखों लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों और फिर विदेशों तक जाते हैं। ऐसे में अगर किसी मजदूर की राज्य के बाहर विदेश में स्वाभाविक मौत हो जाती है तो उनके परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके पार्थिव शरीर को घर लाने की होती है। यह आर्थिक तंगी, कागजी प्रक्रिया और लंबी दूरी, ये सब मिलकर के परिवार को मानसिक और फिर आर्थिक रूप से तोड़ देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की विदेश में मौत हो जाती है और उनके शरीर को घर लाने में, अपने वतन लाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं पर अख्तरुल ईमान ने सदन में कहा कि सरकार को मानवीय आधार पर यह जिम्मेदारी लेना चाहिए कि स्वाभाविक मृत्यु के मामले में भी पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक घर तक पहुंचाया जाए, ताकि गरीब परिवारों को कर्ज लेकर के अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार न करना पड़े। वहीं पर इस पर जवाब देते हुए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने बताया है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत यदि किसी असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मौत हो जाती है, चाहे वो राज्य के बाहर हो या फिर विदेश में, तो फिर सरकार उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान घर पहुंचाने का खर्च उठाती है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में चाहे वह राज्य के भीतर हो या फिर बाहर, फिलहाल ऐसी कोई भी अलग प्रावधान लागू नहीं है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विभागीय स्तर पर विचार किया जाएगा। यह चर्चा के दौरान सदस्य कुमार सर्वजीत ने यह सवाल भी उठाया है कि अब तक कितने मजदूरों को इस योजना का लाभ मिला है। मंत्री ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक इस मद में 2,58,547 रुपए खर्च किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस मांग पर गंभीरता से कदम उठाती है या फिर यह मुद्दा भी सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये बिहार के उप मुख्यमंत्री है और गृह विभाग इनके पास है, यानी कि गृह मंत्री है। और ये खैनी खाते हुए इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। खैनी खाते हुए कहीं आम जगह पर नहीं बल्कि खास जगह विधानसभा में, और उसी विधानसभा में सम्राट चौधरी खैनी खाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हालांकि स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि ये खैनी है या कुछ और है, लेकिन जिस एक्शन के साथ वे नजर आ रहे हैं उससे अंदाजा यही लग रहा है कि सम्राट चौधरी खैनी खाते हैं। जब खैनी खाता हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है, अब विपक्ष तुरंत इस मुद्दे को पकड़ करके अब उन पर तंज कस रहे हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको भी देख करके यही लग रहा होगा कि सम्राट चौधरी कुछ और नहीं बल्कि खैनी खाते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि बिहार में नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चलाया जाता है। खुद इन्हीं की सरकार नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं, शराब पर पाबंदी लगा दिए हैं और खैनी पर 40% टैक्स लगा दिया है, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी खैनी खाते हुए नजर आते हैं। जिसकी सरकार 40% खैनी पर टैक्स लगाया हो, वही अगर सदन में बैठ करके खैनी खाए तो यह बड़ी ही ताज्जुब वाली बात है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें एंड तक। जी हाँ, सम्राट चौधरी का खैनी मलते हुए और खैनी खाते हुए वीडियो वायरल हो गया है। बिहार की राजनीति में अक्सर भूचाल आता रहता है, लेकिन इस बार मामला किसी बयान का नहीं बल्कि हाथ की एक खास मूवमेंट का है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जंगल में आग की तरह फैल रहा है, जिसने पटना से लेकर के दिल्ली तक सबको हैरान कर दिया है। जब वीडियो किसी और का नहीं बल्कि बिहार के धाकड़ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। जब विधानसभा के भीतर गंभीर चर्चा चल रही थी, लेकिन कैमरे की नजर डिप्टी सीएम के हाथों पर टिक गई। जब कैमरा में दिख रहा है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी खैनी खाते हुए दिख रहा है। अब सवाल है कि क्या वाकई सम्राट चौधरी सदन में बैठ करके खैनी रगड़ रहे थे। इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर हंसी और गुस्से का मिला जुला तूफान आ गया है। जी हाँ, बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसने सियासी पारे को गरमा दिया है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बनाओ खैनी रे। वीडियो में सम्राट चौधरी अपनी सीट पर बैठे हैं और उनका हाथ जिस अंदाज में चल रहा है, जब उसे देख करके बिहार का वह हर शख्स मुस्कुरा रहा है जो खैनी बनाने की कला से वाकिफ है। हालांकि उनके हाथ में तंबाकू या फिर चूना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाथ रगड़ने की टाइमिंग और एक्शन ने लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि मामला सुर्ती का ही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यूजर्स अब चटकारे
नारे लेकर के पूछ रहे हैं कि क्या सदन की कार्यवाही इतनी बोरिंग थी कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को खैनी की याद आ गई। जब वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने नैतिकता का झंडा उठा लिया। तो जब बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन ने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिहार सरकार तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स लगा करके नशा मुक्ति का ढिंडोरा पीटती है, वहीं पर दूसरी तरफ बिहार राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी सदन की मर्यादा को ताक पर रख करके खैनी रगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता समाज का आईना होते हैं, जहां अगर वे सदन में ऐसा करेंगे तो युवा क्या सीखेंगे। जब कांग्रेस का आरोप है कि ऐसे कृत्यों से राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि धूमिल होती है और ये बेहद शर्मनाक है। वहीं पर बिहार के इस हमले पर सत्ता पक्ष भी खामोश नहीं बैठा। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और कांग्रेस को आईना दिखा दी। फिलहाल सच्चाई जो भी हो, सम्राट चौधरी खैनी बना रहे थे या सिर्फ हाथ मल रहे थे, लेकिन इस वीडियो ने बिहार की राजनीति में तड़का जरूर लगा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खुद सामने आकर के बताएंगे कि उनके हाथ में क्या था। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।